एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। अभी आपके सिलेबस में जो जनरल प्रविष्टियां करनी हैं उनमें जीएसटी सहित जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो अगर जीएसटी के साथ जनरल प्रविष्टि करनी है तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जीएसटी को हम किस तरह से अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में हैंडल करते हैं। आइए देखते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स माल पर एंड सर्विस और सेवाओं पर। आपको पता है कि हम धनार्जन करने के लिए दो तरह की क्रियाएं करते हैं। एक तो क्रिया करते हैं जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, मीन्स किसी वस्तु को कम दाम पे लाकर उसे ज़्यादा दाम पे बेचते हैं, तो ये हमारा गुड्स का ट्रेड होगा। दूसरा, हम सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। सर्विस का मतलब हम अपनी सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के बदले धनार्जन करते हैं। जैसे हम एक शिक्षक हैं और हम पढ़ाने के रूप में अपनी सेवा देते हैं और उसके बदले धनार्जन करते हैं। इस तरह से चाहे कोई व्यक्ति गुड्स का ट्रांजैक्शन कर रहा हो या सर्विस का ट्रांजैक्शन कर रहा हो और उसके बदले धनार्जन कर रहा हो, तो दोनों पर यह टैक्स लगता है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यह आपको पता है कि जब भी कोई नया नियम बनता है तो उसके लिए कोई एक्ट, कोई अधिनियम बनाया जाता है। तो ऐसे ही जीएसटी एक्ट बना और उस एक्ट को 24 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। मींस इस एक्ट को 24 मार्च 2017 को संसद में पूरी तरह से, पूरी सहमति से इसको पास कर दिया गया और आम जनता के ऊपर जुलाई 2017 में लागू कर दिया गया। मींस जुलाई सन 2017 से यह जो टैक्स है वो आपके देश में गुड्स और सर्विस के ट्रांजैक्शन पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें देखने की बात है। जैसा हमने आपको बताया है कि यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम इनकम कर रहे हैं और उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हम जब किसी वस्तु को या किसी सेवा को ले रहे हैं और उस वस्तु और सेवा को लेने के दौरान उसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। मींस जो हम कंजम्पशन पे अपने टैक्स पे करते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं, हम बुक्स खरीदते हैं या और भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो उन सारी सर्विसेज पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट, वन नेशन वन टैक्स, मींस इस जीएसटी के पहले हमारे देश में व्यापारियों के ऊपर और सामान्य वर्ग के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते थे, जैसे सेल टैक्स, वैट, ठीक है, एजुकेशन सेस, इस तरह के कई टैक्स हमारे ऊपर लगाए जाते थे और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का टैक्स लगता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स लगता था, स्टेट गवर्नमेंट का अलग टैक्स लगता था, लोकल बॉडीज के अलग टैक्स लगते थे। इस तरह से एक ही वस्तु पर कई तरह के टैक्स लग जाते थे, जिसके कारण वस्तु के मूल्य में कई जगह पर कई तरह का अंतर पाया जाता था। लेकिन इस जीएसटी एक्ट के कारण अब हर जगह पर हर वस्तु एक मूल्य पर मिल रही है। ठीक है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स, मींस एक राष्ट्र में एक ही टैक्स लगेगा और इस टैक्स में जितने तरह के टैक्सेस थे उन सबको मर्ज कर दिया गया है। तो इस तरह से ढेर सारे टैक्सेस की जगह पे अब सिर्फ एक टैक्स काम करेगा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोलियम सेक्टर और अल्कोहल, पेट्रोलियम मींस जो भी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब की जो ट्रांजैक्शंस हैं इन पर, और अल्कोहल मींस शराब, इन दोनों चीजों को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स का प्रावधान करती है, इन पे जो जीएसटी का एक्ट है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जानने की बातें क्या है
कि जीएसटी लागू किस पर होता है, इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करना और उनका भुगतान करना। तो जब भी हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो हमें उस वस्तु के क्रय करने पर पेमेंट करना पड़ता है और उस पेमेंट को जीएसटी के साथ पेमेंट करना पड़ता है। उसमें उस वस्तु की वैल्यू के साथ साथ जीएसटी और इंक्लूड होकर हम इसे पे करते हैं और उस वस्तु को परचेज करते हैं। दूसरी चीज वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करना और वसूल करना। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई व्यापारी है वो किसी वस्तु को खरीद के ला रहा है, ठीक है, तो जब वो व्यापारी क्रय करेगा तो क्रय करने पर वो टैक्स को पे करेगा और उस वस्तु को ले आने के बाद अगर वो फिर किसी और को विक्रय करता है मींस सेल करता है तो वहां पे वो टैक्स को कलेक्ट करेगा। मींस जो टैक्स को भुगतान करके लाया है, किसी भी वस्तु पे एक ही बार टैक्स लगता है, ठीक है, 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। तो अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे करके उस वस्तु को लाया है तो टैक्स के साथ ही उस वस्तु को वो बेचेगा, ठीक है। तो जब वो बेचेगा तो टैक्स को कलेक्ट करेगा और जब खरीद के लाया तो टैक्स को पे करेगा। ये बातें जानने की आवश्यकता है कि क्रय करने पर टैक्स को पे करना पड़ता है और जब हम उस वस्तु को सेल करते हैं, विक्रय करते हैं, तो वहां पे हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को टैक्स पे और टैक्स की कलेक्शन दोनों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जो डिफरेंस होता है उसके साथ हम समायोजन प्रविष्ट करते हैं, उसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जानने की 2 बातें हैं। पहला तो जब हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं तो खरीदने के दौरान हमें टैक्स को पे करना पड़ता है और उस वस्तुओं और सेवाओं को जब हम बेचते हैं तो जिस व्यक्ति को बेचते हैं उससे हम टैक्स लेते हैं। तो इस तरह से हमें उसे टैक्स को कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी और जानने की आवश्यकता है कि क्रय व विक्रय का विभाजन। देखिए, हम क्रय करते हैं और विक्रय करते हैं, तो इसमें 2 चीजें जानने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि क्रय करने का काम हम एक राज्य के अंदर कर रहे हैं या एक राज्य के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ही वस्तुओं को खरीद भी रहे हैं और वस्तुओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही बेच रहे हैं, तो उसके लिए जीएसटी का अलग प्रावधान है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश में वस्तु को खरीद कर महाराष्ट्र में बेच दे रहे हैं या मध्य प्रदेश में बेच दे रहे हैं या बिहार में बेच दे रहे हैं, मींस किसी दूसरे स्टेट में बेच दे रहे हैं, तो वहां पे जीएसटी का अलग प्रावधान है। तो इन दोनों को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो राज्य के अंदर क्रय विक्रय करना और दूसरा राज्य के बाहर क्रय विक्रय करना। यहाँ पे जानने की आवश्यकता ये है कि अगर हम राज्य के अंदर क्रय विक्रय करते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 तरह का टैक्स लगेगा। एक होगा आपका सीजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा लगेगा हमारा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों का टैक्स समान रूप से होगा। जैसे अगर 18% टैक्स है तो 9% आपका सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो वहां पर जो जीएसटी होगा उसका नाम होगा आईजीएसटी और इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब हम परचेज करेंगे और सेल करेंगे स्टेट के अंदर, तो वहां पर हमारे पास 2 टैक्सेस काम करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब हम स्टेट के बाहर काम करेंगे तो वहां पे हमें जो टैक्स जीएसटी के रूप में जिस टैक्स का वर्क करना होगा वो हमारे कहलाएगी आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें जानने की आवश्यकता है, भुगतान किया गया जीएसटी। अगर हम जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी पे करने के पीछे कारण क्या होगा, जब हम माल को या सर्विस को परचेज करेंगे तो उस टाइम हमें जीएसटी को पे करना पड़ेगा। जब हम जीएसटी को पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, मींस जब जीएसटी हमें स्वयं को पे करनी पड़ती है, मींस जब हम माल को या सर्विस को खरीदते हैं तो खरीदने के दौरान पे करते समय जीएसटी के साथ पे करना पड़ता है। तो पे करते हैं जब जीएसटी, उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। और चाहे हम एसेट्स खरीदें चाहे हम गुड्स खरीदें, ठीक है।
परचेज लगता है हमारा गुड्स के लिए, और एसेट्स खरीद, दोनों में से जो भी खरीदते हैं, तो जब हम टैक्स पे कर रहे हैं खरीदने के लिए, चाहे संपत्ति खरीद रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं या माल खरीद रहे हैं, तो वहां पर हम जो टैक्स पे करते हैं उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और जब उसी वस्तु को या उसी सर्विस को हम सेल करते हैं तो वहां पे हमारा कहलाता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्या है? जब हम किसी को बेचेंगे तो वहां पे टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो टैक्स हमारा वसूल किया गया जीएसटी हो गया, और वसूल किए गए जीएसटी को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जानने की बात यह है कि जो इनपुट जीएसटी होती है वो परचेजर के लिए असेट्स होती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम चाहे एसेट्स खरीदें चाहे माल खरीदें, ठीक है, ऐसी स्थिति में वो परचेजर के दृष्टिकोण से, जो भी खरीदने वाला व्यक्ति है उसके लिए वो क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। मींस इनपुट जीएसटी एसेट्स होती है, ठीक है। और ऐसे ही जब हम जीएसटी को कलेक्ट करते हैं तो वो जीएसटी हमें गवर्नमेंट को पे करने के लिए हम कलेक्ट करते हैं, तो वो जीएसटी को कलेक्ट कौन करेगा? सेलर करेगा। सेलर करेगा तो सेलर के लिए ये जो जीएसटी है ये क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। मींस इनपुट जीएसटी एसेट्स होती है परचेजर के लिए, और आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी होती है सेलर के लिए। तो यहाँ पे दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो ये कि इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है। तो जब हम सर्विसेज को परचेज करते हैं तो हमारी जो जीएसटी होती है वो इनपुट जीएसटी होती है, और जब हम अपनी उन वस्तुओं को बेचते हैं अपने कस्टमर्स को और वहां पे जीएसटी वसूल करते हैं तो हमारी आउटपुट जीएसटी होती है। दूसरी चीज जो इनपुट जीएसटी होती है वो परचेजर के लिए एसेट्स होती है, और जो आउटपुट जीएसटी होती है वो सेलर के लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे ये बात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जीएसटी के बारे में इतना नॉलेज लेने के बाद अब हमें यह आवश्यकता है कि हम देखें कि जीएसटी की जब हम जनरल प्रविष्टि करते हैं तो किस तरह से हम जीएसटी की जनरल प्रविष्टि करते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब वस्तु या सेवा हम परचेज करेंगे, चाहे संपत्ति खरीद रहे हैं या कोई वस्तु खरीद रहे हैं या कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उस टाइम हमने आपको बताया परचेज करते समय आपको जीएसटी इनपुट लगेगी, मींस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो स्थितियां हैं, हम राज्य के अंदर क्रय विक्रय कर रहे हैं या राज्य के बाहर क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो दोनों पे अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं जीएसटी संबंधी जनरल प्रविष्टियां एक राज्य के अंदर क्रय विक्रय। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम एक स्टेट के अंदर क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वहां पे क्या जनरल प्रविष्टियां होंगी, इसको हम देखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि राज्य के बाहर क्रय विक्रय करना। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य के बाहर क्रय विक्रय करते हैं तो वहां पे ये जनरल प्रविष्टियां काम करेंगी। दोनों के लिए अलग अलग तरह की जनरल प्रविष्टियां हैं। तो पहले हम देखते हैं राज्य के अंदर क्रय विक्रय करने पर कौन सी जनरल प्रविष्टियां काम करेंगी। तो देखिए, वस्तु या सेवा जब हम क्रय करेंगे तो जब हम क्रय करते हैं तो वो हमारे लिए माल होता है या कोई संपत्ति खरीदते हैं। तो अगर हम माल खरीद रहे हैं तो वहां पे हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और अगर कोई संपत्ति खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। परचेजेस और एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, साथ साथ क्योंकि स्टेट के अंदर है तो दो तरह का टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। और जब परचेज करते हैं तो हमारा इनपुट जीएसटी होता है एसेट्स के रूप में। यहाँ पर मेंशन करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम उसको नगद पे कर रहे हैं तो टू कैश, अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा बैंक से जाएगा, इसलिए टू बैंक। और अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो जिस व्यक्ति से हम वस्तु, माल या सर्विसेज को उधार लेते हैं हमारा क्रेडिटर होता है, या टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो जैसे ही सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम इस जनरल एंट्री को हैंडल करेंगे। तो एंट्री हमारी हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा, जब हम वस्तु या सेवा लेते हैं तो हमें उस पर कुछ खर्च भी करना पड़ता है, जैसे हमें पैकिंग करानी पड़ेगी, ढुलाई करानी पड़ेगी, भाड़ा देना पड़ गया, इस तरह का कोई व्यय करते हैं तो उस व्यय के साथ भी जीएसटी इंक्लूड हो जाती है। तो जैसे हमने सपोज दैट यहाँ पे हमने वेजेस किया या फ्राइट दिया, तो फ्राइट एक्सपेंस या वेजेस एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस का नाम यहाँ पे, ये जो ब्लैंक स्थान है यहाँ पे हम किसी एक्सपेंस का नाम भर देंगे। सपोज दैट वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट
और चूंकि स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे CGST SGST डेबिट करेंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। नकद भुगतान कर रहे हैं तो कैश, उधार को और सारे बैंक से भुगतान कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं तो वहां पे बैंक हो जाएगा। इस तरह से वस्तु या सेवा के क्रय करने पर और उसके ऊपर जो अतिरिक्त खर्च करते हैं उस पे हम एंट्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमने वस्तुएं खरीदी हैं, चाहे वो वस्तु रहा हो या माल रहा हो, तो उसको जब हम बेचते हैं तो बेचने पर हम टैक्स को कैलकुलेट कलेक्ट करेंगे, मींस उसको एकत्रित करेंगे। वहां पे क्या एंट्री होगी, हम बेचेंगे या तो नकद बेचेंगे या तो उधार बेचेंगे। बेचने पर या तो हमें कैश मिल जाएगा या तो हमें चेक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर चेक मिल रहा है और उसे बैंक में जमा कर दे रहे हैं तो पैसा डायरेक्ट बैंक में चला जाएगा। तो इस तरह से बेचने के बाद हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला और हमने उसे बैंक में जमा कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, या उधार हो गया, मींस हमने जिसको माल बेचा उसे हम अपने अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैश बैंक ऑब्लिक डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसे हम जब एंट्री करते थे उसी तरह से बेचने पे टू सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, जैसा कि आपसे बताया हमने कि जब हम सेल करेंगे तो उस टाइम हम GST को कैलकुलेट करेंगे और सेल करते समय हमारा ये जो परचेज करते समय इनपुट होता था वही सेल करते समय हमारा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट के अंदर हम सेल कर रहे हैं इसलिए CGST और SGST दो तरह के टैक्सेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये दो चीजें हो गई, एक तो परचेज हो गया और दूसरा सेल हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो माल खरीदा है हमें पसंद नहीं है, उस माल को हम वापस कर देते हैं, या जिस माल को हमने बेचा है वो उस व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहा है और वो व्यक्ति हमें वापस कर देता है। मींस दो तरह की और क्रियाएं बढ़ जाती हैं, एक तो परचेज रिटर्न और दूसरा सेल्स रिटर्न। तो अगर परचेज रिटर्न हो रहा है मींस क्रय की हुई वस्तु को हम वापस करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, परचेज पे इनपुट होता है तो परचेज रिटर्न पर भी इनपुट होगा, ठीक है। सेल्स पे आउटपुट होता है तो सेल्स रिटर्न पर भी आउटपुट होगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो GST हमने पे किया है उस GST को हमें एडजस्ट करके माइनस करनी होगी, या जो GST हमने कलेक्ट कर रखी है वापस करने पर उस GST को हमें एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह से परचेज पे इनपुट होती है इसलिए परचेज रिटर्न पे भी इनपुट होती है, सेल्स पे आउटपुट होती है इसलिए सेल्स रिटर्न पर भी आउटपुट होगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्रय वापसी करेंगे तो जिससे हमने माल खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर होता है। अब हम क्रय वापसी में क्या करेंगे, उस क्रेडिटर को माल को वापस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पाने वाला डेबिट होता है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज में जो माल आया उसको जब वापस करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट बनता है और वो चूंकि रियल अकाउंट है इसमें माल जा रहा है इसलिए क्रेडिट होता है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। दूसरा इनपुट क्यों हुआ, आपके दिमाग में एक बात हो सकती है कि ये जब माल जा रहा है तो इसको आउटपुट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जब परचेज किया था तो वहां पे इनपुट कर रखा है और जब इसे वापस करोगे तो वहां पे भी आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने सेल्स किया है तो सेल्स करने के दौरान हमने आउटपुट GST वहां पे चार्ज की है। ऐसी स्थिति में जब सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो बेचा हुआ माल वापस आएगा सेल्स रिटर्न में, रियल अकाउंट है आने वाले को डेबिट करते हैं तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चूंकि आउटपुट CGST SGST लगी है इसलिए ये दोनों भी साथ साथ डेबिट हो जाएगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, क्योंकि हमने जिसको माल बेचा वो हमारा क्या कहलाता है, डेटर, ठीक है। इस तरह से परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के साथ हम GST को किस तरह से हैंडल करते हैं इन दोनों जनरल एंट्रीज में आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात है, हम अपने अकाउंटिंग वर्क करने के दौरान कमीशन रिसीव करते हैं, किराया रिसीव करते हैं, इस तरह से कोई ना कोई इनकम भी हम वहां पे रिसीव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कमीशन आदि प्राप्त होने पर, ठीक है, अगर जैसे हमें कमीशन मिल रहा है तो या तो हमें वो नकद मिलेगा या तो चेक से मिलेगा, उसे हम बैंक में जमा करेंगे। तो दोनों स्थितियों में पैसा ये कैश रियल अकाउंट है आ रहा है इसलिए डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट है बैंक में पैसा जा रहा है इसलिए बैंक डेबिट होगा, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे आउटपुट CGST या आउटपुट SGST लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अमाउंट को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जैसे हम सेल करते थे अमाउंट रिसीव करते थे तो वहां पे आउटपुट GST लगी थी, ऐसे ही यहाँ पे जब कमीशन वगैरह प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, आउटपुट GST
यहाँ पे जीएसटी हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें तो रही आपके राज्य के अंदर क्रय और विक्रय करने से संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राज्य के बाहर अगर आप क्रय विक्रय करते हैं तो चीजें सारी सेम हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, केवल जीएसटी का नाम बदल जाता है। जहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखा जाता था वहीं पर आईजीएसटी लिखा जाएगा। और दूसरी चीज जहां पे इनपुट और आउटपुट था वहां पे इनपुट और आउटपुट वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरे स्टेट से माल को परचेज करते हैं तो वहां पे माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट और इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, क्योंकि हम ये आईजीएसटी ही बता देगा कि हमने दूसरे स्टेट से माल को खरीद रखा है। टू कैश ऑफ द बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर, इसको भी मैंने बता दिया, नगद मिलेगा तो सॉरी नगद पे करोगे तो कैश, और अगर चेक से पे कर रहे हो तो पैसा बैंक से जाएगा तो बैंक, या उधार कर दे रहे हो तो क्रेडिटर। ठीक है, इस तरह से अगर हम बेचते हैं तो वहां पे भी क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स या एसेट्स जा रही है तो एसेट्स, और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। इस तरह से यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से जीएसटी हमारी क्या होती है, उसका पूरा नाम क्या होता है, किन किन चीजों पे जीएसटी मुक्त है। हम आपसे आगे चर्चा करते हैं कि जीएसटी किन किन वस्तुओं पर जीएसटी लगेगी और किन किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगी। इससे संबंधित चर्चा हम आपसे बाद में करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी आपने यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि जीएसटी क्या होती है, जीएसटी कब लागू हुई, जीएसटी कब संसद में पारित हुई और जीएसटी के साथ क्या जनरल प्रविष्टियां करते हैं।